कहानी की शुरुआत होती है और हमें सैन फ्रांसिस्को शहर दिखाया जाता है जो पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर है। भूकंप के झटकों और सुनामी की लहरों की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग अपने घरों को छोड़ किसी सुरक्षित जगह जाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। यही हम ब्लैक नाम की एक लड़की को देखते हैं जो लॉस एंजलिस से अपने सौतेले पिता के साथ किसी काम से आई होती है, लेकिन उसका वह सौतेला पिता अपनी जान बचाने के चक्कर में उसे बीच रास्ते में ही छोड़ देता है, जिसके बाद वो अपने असली डैड, जिसका नाम रे है, उन्हें संपर्क करती है और वो लॉस एंजलिस से एक खतरनाक सफर पर निकलते हैं अपनी बेटी को बचाने के लिए। क्या ये पिता अपनी बेटी को बचा पाएगा या फिर जिस तरह उन्होंने अपनी दूसरी बेटी मेलोरी को खो दिया था, ब्लैक भी ऐसे ही उनसे दूर चली जाएगी? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम रे को देखते हैं जो कि लॉस एंजलिस फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट में चीफ है। रे अपनी टीम के साथ एक लड़की को रेस्क्यू करने आया है जिसकी कार का एक्सीडेंट होने की वजह से वो दो पहाड़ियों के बीच में फंस गई है। रे को उस लड़की तक पहुंचने में काफी दिक्कत आती है। जिस जगह उस लड़की की कार फंसी है वो बहुत तंग है। रे एक माहिर हेलीकॉप्टर पायलट है और हेलीकॉप्टर को तिरछा करके वो उस लड़की की कार के इतना करीब पहुंच जाता है जिससे वो रस्सी के सहारे उसके पास पहुंच सके। रे और उसकी टीम बड़ी बहादुरी से उस लड़की की जान बचा लेते हैं। रेस्क्यू मिशन पूरा होने के बाद हमें पता चलता है कि रे कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पर जा रहा है क्योंकि उसे अपनी बेटी ब्लैक को उसे कॉलेज सैन फ्रांसिस्को छोड़ने जाना है। इसके बाद रे घर वापस आता है तो हमें पता चलता है कि रे और उसकी वाइफ एम्मा का डिवोर्स होने वाला है और एम्मा ब्लैक को लेकर उसके बॉयफ्रेंड डैनियल के साथ रहती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि नेवादा सिटी में हूवर डैम पर एक बहुत बड़ा भूकंप आता है जिससे वो डैम पूरी तरह तबाह हो जाता है और जाने चली जाती है और कई लोगों के मलबे में फंसे रहने की आशंका होती है, जिस वजह से रे ब्लैक के साथ सैन फ्रांसिस्को न जाकर नेवादा जाता है उन फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। डैनियल की सैन फ्रांसिस्को में एक मीटिंग होती है जिस वजह से ब्लैक डैनियल के साथ सैन फ्रांसिस्को पहुंचती है। डैनियल जब मीटिंग में होता है तब ब्लैक की मुलाकात ओली और उसके बड़े भाई बेन से होती है। बेन इस ऑफिस में एक जॉब इंटरव्यू के लिए आया होता है। यहाँ दोनों में थोड़ी जान पहचान होने लगती है। वहीं लॉस एंजलिस में एम्मा डैनियल की बड़ी बहन से मिलने आई होती है। डैनियल और एम्मा अब शादी करने वाले हैं, इस वजह से डैनियल की बड़ी बहन एम्मा से मिलना चाहती थी। ये दोनों में बातचीत होने लगती है। डैनियल की बहन एम्मा की पिछली शादी के बारे में बात करके उससे रुडली बात करती है। तभी एम्मा के पास रे का कॉल आता है। वो रे से बात कर ही रही होती है, अचानक से पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। नेवादा में आया भूकंप अब लॉस एंजलिस की तरफ बढ़ने लगता है। भूकंप की वजह से बिल्डिंग गिरने लगती है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। रे अभी भी कॉल पर ही होता है। वो एम्मा से उसकी लोकेशन पूछता है और सीधे उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है। एम्मा सबको छत पर जाने के लिए बोलती है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानकर बस जल्दी से जल्दी बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। एम्मा बिल्डिंग की छत तक तो पहुंच जाती है लेकिन का फ्लोर टूट जाने की वजह से 2 मंजिल नीचे आ गिरती है और बेहोश हो जाती है। इधर सैन फ्रांसिस्को में भी भूकंप आना शुरू हो जाता है। डैनियल और ब्लैक पार्किंग से कार लेकर निकलने ही वाले होते हैं, तभी बिल्डिंग की छत टूटकर उनकी कार पर गिर जाती है। डैनियल और ब्लैक कार में फंसे होते हैं। डैनियल जैसे तैसे करके कार से बाहर निकल आता है और मदद बुलाने के बहाने ब्लैक को कार में फंसा छोड़ वहाँ से भाग जाता है। ब्लैक कार में फंसी खुद को बचाने की गुहार लगाने लगती है लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता है। इधर जब एम्मा को होश आता है तो वो देखती है कि रे हेलीकॉप्टर लेकर बिल्डिंग की छत तक आ गया है, लेकिन कोई भी हेलीपैड न होने की वजह से वो हेलीकॉप्टर को लैंड नहीं कर सकता। रे एक रस्सी फेंककर एम्मा से उसे पकड़ने के लिए बोलता है, तभी बराबर की एक और ऊंची बिल्डिंग ढह जाती है। हेलीकॉप्टर बाल बाल बचता है उससे टकराने से। एम्मा जिस बिल्डिंग की छत पर है वो भी किसी भी वक्त गिर सकती है। एम्मा जल्दी से भागते हुए उस रस्सी की तरफ बढ़ती है और तभी पूरी बिल्डिंग ढह जाती है। रे को लगता है कि वो उसे बचा नहीं सका, लेकिन वक्त रहते एम्मा रस्सी पकड़ लेती है। रे जल्दी से उसे हेलीकॉप्टर के अंदर खींच लेता है और एम्मा को सुरक्षित बचा लेता है। इधर ब्लैक अभी तक उस कार में ही फंसी होती है। वो किसी भी तरह अपने बैग तक पहुंचकर उसमें से अपना मोबाइल निकाल लेती है और सीधे अपने डैड को कॉल करती है। वो रे को बताती है कि सैन फ्रांसिस्को में भी भूकंप आया है और वो डैनियल के ऑफिस की बिल्डिंग में फंसी हुई है, वो भी एक कार में। इतना सुनते ही सिग्नल कट हो जाता है। रे
जान जाता है कि सिग्नल न होने की वजह से ब्लैक तक कोई भी मदद नहीं पहुंच सकेगी। इसके बाद रे खुद ही ब्लैक को रेस्क्यू करने के लिए सैन फ्रांसिस्को की तरफ हेलीकॉप्टर मोड़ लेता है। ब्लैक जोर जोर से मदद की गुहार लगा रही होती है। खुशकिस्मती से ब्लैक को ढूंढते हुए बेन और ओली वहां पहुंच जाते हैं। बेन ओली को कार से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन भारी भरकम बीम कार पर गिर जाने की वजह से ब्लैक उसमें बुरी तरह फंसी हुई थी। बेन एक कार जैक निकालकर उस बीम को थोड़ा ऊपर उठा देता है और इससे पहले कि ब्लैक को कुछ होता, बेन और ओली मिलकर उसे बाहर निकाल लेते हैं। अब ये तीनों जल्दी से बिल्डिंग के बाहर भागते हैं। बाहर का नजारा काफी खौफनाक था। चारों तरफ भगदड़ मची होती है। ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के टुकड़े नीचे गिर रहे होते हैं। कई लोग उनकी आंखों के सामने मारे जा रहे थे। ब्लैक अपने डैड से संपर्क करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में घुसती है, जहां से वो जुड़कर लैंडलाइन के जरिए वापस अपने डैड को कॉल कर लेती है। वहां उसे पता लगता है कि उसकी माँ और डैड अब साथ में हैं। वो उन्हें बताती है कि डैनियल उसे कार में फंसा छोड़ भाग गया। एमा को काफी गुस्सा आता है। रे ब्लैक से कहता है कि कोई टॉवर की तरफ चलो, जो सैन फ्रांसिस्को की सबसे ऊंची जगह है। ब्लैक, बेन और ओली के साथ कोई टॉवर की तरफ बढ़ने लगती है। इधर सैन फ्रांसिस्को पहुंचने से पहले ही रे का हेलीकॉप्टर का इंजन बीच में ही फेल हो जाता है और बैकर्सफील्ड में क्रैश हो जाता है। रे अपनी सूझबूझ और एक्सपीरियंस से हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग भी सुरक्षित कर लेता है। बैकर्सफील्ड शहर के हालात भी बहुत खराब होते हैं। भूकंप और भगदड़ की वजह से काफी लूटपाट भी होने लगती है। रे एक कार चुराता है और बी रोड पर दोनों सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकलते हैं। रास्ते में एम्मा कहती है कि अगर हमने मेलोरी को न खोया होता तो हमारी जिंदगी अलग होती। रे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता है। उसे लगता है कि उनकी बेटी की मौत उसकी वजह से हुई थी, क्योंकि उस समय वो मेलोरी को बचा नहीं पाया था जब वो पानी में डूब रही थी। अब ये बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से उनके सामने बहुत बड़ी खाई आ जाती है। रे जल्दी से ब्रेक लगाता है। रे और एम्मा नीचे उतरकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भूकंप की वजह से बीच रास्ते में इतनी बड़ी खाई बन गई है जिसे पार करना नामुमकिन है। खाई के पास उन्हें एक रिटायर्ड कपल मिलता है। रे उस आदमी को देखते ही समझ जाता है कि वह भी एक पायलट है। रे को उनकी मदद से एक प्लेन मिल जाता है। रे और एम्मा प्लेन लेकर निकलने लगते हैं और तभी रे एम्मा को बताता है कि उनके बीच की दूरियां इसलिए आ गई क्योंकि वो खुद को मेलोरी की मौत के लिए दोषी मानता है। एम्मा उसे कहती है कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी। अगर तुम उसे नहीं बचा सके तो इसका मतलब कोई भी नहीं बचा सकता था। ये सुनकर रे को थोड़ी राहत मिलती है कि एम्मा अब भी उस पर विश्वास करती है और दोनों मिलकर प्लेन लेकर सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ जाते हैं। इधर ब्लैक, बेन और ओली के साथ कोई टॉवर की तरफ बढ़ रही होती है और उसे पता लगता है कि वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। वहां तक पहुंचने का भी कोई रास्ता नहीं बचा है। ब्लैक बेन से कहती है कि अब हमें किसी दूसरी ऊंची जगह पर जाना होगा जहां से उसके डैड उसे ढूंढ सके। ओली मैप देखकर बताता है कि वो दूसरी जगह नोब हिल है। नोब हिल इनकी दिशा के बिल्कुल विपरीत है। बेन वहां जाने के लिए मना करने लगता है और कहता है कि जिस दिशा में सभी जा रहे हैं हमें भी उसी दिशा में चलना होगा, वहां से हमें रेस्क्यू कर लिया जाएगा। ब्लैक बेन को जिद करके नोब हिल तक जाने के लिए मनाती है और अंत में ये तीनों वहां के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में भूकंप के झटके और तेज हो जाते हैं, जिसके कारण बिल्डिंग के कांच टूटकर नीचे गिरने लगते हैं और एक कांच का टुकड़ा बेन की टांग में घुस जाता है। वो अब लड़खड़ाकर चलने लगता है। ब्लैक उसे सहारा देती है। इधर रे और एम्मा सैन फ्रांसिस्को शहर तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह हो चुका है। रनवे पर भी प्लेन लैंड करने के लिए कोई जगह नहीं है। इस वजह से रे और एम्मा पैराशूट की मदद से एक स्टेडियम में लैंड करते हैं। रे को पता चलता है कि भूकंप की वजह से सभी रास्तों पर मलबा पड़ा है और कोई टॉवर तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। इसके बाद ये दोनों एक बोट लेकर समुद्र के रास्ते दूसरी तरफ से उस लोकेशन तक पहुंचते हैं जहां से वे देख पाते हैं कि कोई टॉवर और उसके आसपास की सारी जगह बुरी तरह जल रही है। अब उनके पास ब्लैक तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं होता है। इन्हें नहीं पता होता कि ब्लैक को कैसे ढूंढे। उसी समय समुद्र का पानी पीछे खींचने लगता है। ये एक चेतावनी होती है कि सुनामी आने वाली है। अभी तक तो सिर्फ भूकंप ने ही पूरे शहर को चपेट में ले रखा था, लेकिन असली मुसीबत अब आने वाली है। रे जल्दी से बोट को वापस मोड़ता है ताकि वह दूसरी किसी ऊंची जगह पर जा सके जहां पर वे सुरक्षित हो सके। तभी समुद्र से 100 फुट ऊंची लहरें आती है।
रे और एम्मा जैसे तैसे उन लहरों को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस सुनामी से शहर को जोड़ने वाला ब्रिज भी नष्ट हो जाता है और ब्रिज पर जितने भी लोग होते हैं वे सभी सुनामी की चपेट में आकर मारे जाते हैं। इस ब्रिज पर डैनियल भी था जो अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। वो भी इस सुनामी की चपेट में आकर मारा जाता है। ब्लैक, एम्मा और ओली नोब हिल टॉवर तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन सुनामी की लहरें इतनी ऊंची होती है कि जिस फ्लोर पर वे मौजूद होते हैं उसका असर उस तक भी होता है। ये तीनों पानी की चपेट में आ जाते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से इनकी जान बच जाती है। इधर रे और एम्मा ब्लैक को ढूंढते हुए पूरे शहर के चक्कर काट रहे होते हैं। तभी ओली उन्हें बिल्डिंग के अंदर से देख लेता है। वो ब्लैक और बेन को बताता है कि बाहर एक बोट में लोग हैं। ब्लैक दौड़ती हुई आती है और उन्हें देखकर बोलती है कि ये दोनों उसके पेरेंट्स हैं। ब्लैक जोर जोर से शीशे पर हाथ मारने लगती है और चिल्लाने लगती है ताकि वो उसे देख सके, लेकिन वे नहीं सुन पाते और दूसरी तरफ जाने लगते हैं। तभी ब्लैक एक लाइट से उन्हें इशारे करती है जिसे वे देख लेते हैं। रे और एम्मा पीछे मुड़कर देखते हैं और उनके सामने ब्लैक होती है। ब्लैक को देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं और उनकी जान में जान आ जाती है। रे और एम्मा के लिए अब एक उम्मीद की किरण जागी है कि वे अपनी बेटी को बचा लेंगे। तभी एक और झटका लगता है जिससे ब्लैक जिस बिल्डिंग में थी वो पानी में डूब जाती है। रे जल्दी से पानी में कूदकर ब्लैक के पास पहुंचता है और उसे पानी से बाहर निकाल लेता है, लेकिन तब तक ब्लैक के फेफड़ों में पानी भर चुका होता है और वो बेहोश हो जाती है। रे जल्दी से ब्लैक को बोट पर लाता है और उसे सीपीआर देता है। एक वक्त तो ऐसा लगता है जैसे ब्लैक उन्हें छोड़कर चली गई है। एम्मा काफी रोने लगती है, लेकिन रे हार नहीं मानता और ब्लैक को सीपीआर देना जारी रखता है, जिसके बाद ब्लैक को होश आता है और वो अब खतरे से बाहर हो जाती है। ब्लैक के साथ साथ बेन और ओली को भी बचा लिया जाता है। भूकंप के झटके और सुनामी भी अब शांत हो जाती है। शहर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर रेस्क्यू कैंप लगाया जाता है, जहां घायलों का इलाज और मलबे में दबे लोगों को बचाने का काम अब भी जारी रहता है। कई लोग अपने बिछड़े हुए परिवारों से मिल तो जाते हैं, लेकिन अभी भी बहुतों को ढूंढना बाकी होता है। रे का परिवार एक किनारे खड़ा होकर अपने पुराने पलों को याद करने लगता है और ये सब एक दूसरे को गले लगाकर फिल्म का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।